नमस्कार। एक सवाल जो आजकल भारत की रक्षा और विदेश नीति के गलियारों में हर तरफ है, क्या भारत हमेशा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बना रहेगा या अब वो खुद एक बड़ी सैन्य औद्योगिक शक्ति बनने की तैयारी कर रहा है? 2026 की शुरुआत में हुए कुछ बड़े फैसलों को देखें तो लगता है भारत ने दूसरा रास्ता चुन लिया है। आज हम भारत की रक्षा रणनीति में आए इसी ऐतिहासिक बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 3.6 लाख करोड़ रुपए। 12 फरवरी को सरकार ने एक ही दिन में इतनी बड़ी रकम के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था भी इससे कम होती है। ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि इतना भारी भरकम खर्च क्यों? क्या सिर्फ नए हथियार खरीदने के लिए? नहीं। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मकसद है एक आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार सेना बनाना। इसका मतलब है एक ऐसी सेना जो न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हो, और वो भी जहां तक हो सके अपने बनाए हथियारों से। तो चलिए इस बड़े बदलाव को हम 5 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर देखेंगे कि सरकार ने इसका जवाब कैसे दिया। इसके बाद भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते रिश्तों की बात करेंगे और समझेंगे कि आत्मनिर्भर बनने का असली मतलब क्या है, और आखिर में इसका पूरे क्षेत्र पर क्या असर होगा, इस पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा दबाव था जिसके कारण इतने बड़े और महंगे फैसले लेने पड़े? तो मूल सवाल यही है कि अचानक इतने बड़े पैमाने पर खर्च करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या हमारी सेना किसी ऐसे खतरे का सामना कर रही थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था? देखिए, ये ग्राफ एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक चिंताजनक तस्वीर दिखाता है। भारतीय वायुसेना को किसी भी 2 मोर्चे वाले खतरे से निपटने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की जरूरत है, लेकिन हकीकत में हमारे पास हैं सिर्फ 30 के आसपास। ये दशकों में हमारी सबसे कम संख्या है, और ये हमारी हवाई सुरक्षा में एक बहुत बड़ा गैप है। और ये कमी तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब हम अपने पड़ोस में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हैं। ऊपर से हमारे कई पुराने विमान, खासकर जो रूसी मूल के हैं, वो अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और उन्हें रिटायर करना जरूरी है। यानी हालात ऐसे थे कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता था। तो इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत ही निर्णायक कदम उठाया। चलिए अब इस मेगा प्रोक्योरमेंट पैकेज पर नजर डालते हैं जिसे रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने मंजूरी दी। खास बात यह है कि ये पैकेज सिर्फ वायुसेना के लिए नहीं था, ये तीनों सेनाओं को एक साथ मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति थी। देखिए, वायुसेना को हवाई ताकत के लिए 114 नए राफेल मिल रहे हैं, तो वहीं नौसेना को हिंद महासागर पर नजर रखने के लिए 6 नए P-8I पोसाइडन विमान, और जमीन पर हमारी सेना को विभव एंटी टैंक माइंस दी जा रही हैं, जो दुश्मन के टैंकों के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन इस पूरे पैकेज का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है, जो सेंटरपीस है, वो है 114 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा। इसका मकसद सिर्फ स्क्वाड्रन की गिनती बढ़ाना नहीं है, बल्कि वायुसेना को एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल बढ़त देना है जो हमारे पड़ोस में किसी और के पास नहीं है। ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इतने बड़े रक्षा सौदों के पीछे एक बहुत ही अहम कूटनीतिक साझेदारी काम कर रही है। फरवरी 2026 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए, तो दोनों देशों के रिश्ते को एक नया और बहुत महत्वपूर्ण नाम दिया गया, विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि फ्रांस और भारत के बीच विश्वास का स्तर कितना गहरा है। फ्रांस भारत को अपनी सबसे आधुनिक रक्षा तकनीक देने को तैयार है, और ये एक ऐसा भरोसा है जो वो हर देश पर नहीं दिखाता। और ये दोस्ती सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रही। इस टाइमलाइन को देखिए, एक के बाद एक कई ठोस समझौते हुए। 10 साल के रक्षा समझौते को रिन्यू किया गया। हैमर मिसाइलें अब भारत में ही बनेंगी। टाटा और एयरबस मिलकर हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। ये दिखाता है कि ये साझेदारी कितनी गहरी और कितनी व्यावहारिक है। लेकिन कहानी सिर्फ विदेश से हथियार खरीदने की नहीं है। असली बड़ा बदलाव तो भारत के अंदर हो रहा है। भारत अब सिर्फ एक खरीदार की भूमिका से निकलकर एक निर्माता बनना चाहता है, और इस पूरी सोच के केंद्र में है आत्मनिर्भर भारत का विजन। रक्षा के क्षेत्र में इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अपने हथियार खुद बनाओ, अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित करो, और अगर मुमकिन हो तो दुनिया को भी बेचो। और ये स्लाइड एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है।
देखिए, पहले सरकार की नीति मेड इन इंडिया पर केंद्रित थी, यानी चीजें भारत में असेंबल होनी चाहिए। लेकिन अब जो नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 है, उसका फोकस है ओन्ड बाय इंडिया पर। इसका मतलब है कि सिर्फ बनाना काफी नहीं है, उस हथियार की तकनीक, उसका डिजाइन, उसका सोर्स कोड, यानी उसका दिमाग भी भारतीय होना चाहिए। असली ताकत और आत्मनिर्भरता यहीं से आएगी। और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं हो रहा है, जमीन पर काम शुरू हो चुका है। अब 114 में से ज्यादातर राफेल भारत में ही बनेंगे। हैमर मिसाइलें भी यहीं बनेंगी। टाटा और एयरबस कर्नाटक में हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन लगा रहे हैं। और सबसे अहम बात, अब राफेल जैसे आधुनिक विमानों की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए उन्हें विदेश नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर भी भारत में ही बन रहे हैं। ये एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है। चलिए, अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सब सिर्फ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ेगा। ये एक बहुत ही सोची समझी त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस रणनीति है। हवा में राफेल दुश्मन को बहुत दूर से ही निशाना बना सकते हैं। समुद्र में P-8I विमान हिंद महासागर के चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे और दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाएंगे। और जमीन पर नई एंटी टैंक माइंस हमारी सीमाओं को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाएंगी। यानी जमीन, आसमान और समंदर, हर मोर्चे पर भारत की ताकत बढ़ रही है। हथियारों के साथ साथ उनसे जुड़े रणनीतिक बुनियादी ढांचे पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण असम में एक हाईवे पर बनाई गई ये नई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से 300 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। इसका मतलब है कि किसी भी आपात स्थिति में हमारे लड़ाकू विमान बहुत तेजी से एक्शन में आ सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से 4 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला, भारत की प्रतिरोधक क्षमता यानी डिटरेंस अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। दूसरा, देश के अंदर रक्षा उद्योग को एक जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, फ्रांस के रूप में भारत को एक बहुत ही भरोसेमंद रणनीतिक साथी मिला है। और चौथा, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में और भी बढ़ गई है। लेकिन अंत में मैं एक बड़ा सवाल छोड़ना चाहता हूं। जैसे जैसे भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले देश से एक बड़ा हथियार बनाने वाला देश बनेगा, तो इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन कैसे बदलेगा? क्या हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत देख रहे हैं जिसमें भारत एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है? इसका जवाब हमें आने वाला दशक ही देगा।